इबोला, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक खौफ है। आज हम सुर्खियों से आगे बढ़कर इस वायरस की असलियत को समझेंगे, परत दर परत। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसा वायरस जिसकी चपेट में आने का मतलब है कि हर 10 में से 9 लोगों की मौत हो सकती है। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये इबोला की एक, कह सकते हैं, क्रूर सच्चाई है। और यही सवाल हमें बताता है कि ये मामला कितना गहरा और गंभीर है। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1976 में। जगह थी मध्य अफ्रीका के घने जंगल। जायरे, जिसे आज हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नाम से जानते हैं, वहाँ इबोला नदी के पास एक ऐसा बुखार फैलना शुरू हुआ जिसके बारे में दुनिया ने पहले कभी सुना ही नहीं था। ये बहुत रहस्यमयी था और बेहद जानलेवा। और यहीं से हमारा पहला सेक्शन शुरू होता है, कैसे इस वायरस की खोज हुई और इसका शुरुआती प्रकोप कैसा था। देखिए, 1976 में दुनिया का सामना इबोला से एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग जगहों पर लगभग एक ही वक्त पर हुआ। एक तरफ दक्षिण सूडान के नज़ारा में तो दूसरी तरफ ज़ैरे के युम्बुकू गांव में। हैरानी की बात ये थी कि दोनों के वायरस स्ट्रेन अलग-अलग थे, पर तबाही वो एक जैसी ही थी। सूडान में 151 लोगों की जान गई और ज़ैरे में तो हालत और भी खराब थी। वहां मृत्यु दर करीब 88% तक पहुंच गई। सोचिए, 318 संक्रमित लोगों में से 280 लोग बच ही नहीं पाए। तो सवाल उठता है कि आखिर ये इबोला है क्या? देखिए, मेडिकल भाषा में इसे इबोला वायरस डिजीज यानी ईवीडी कहते हैं। ये एक वायरल हीमोरेजिक फीवर है। हीमोरेजिक का सीधा सा मतलब है रक्तस्रावी। मतलब ये वायरस शरीर की खून की नसों पर हमला करता है, जिससे शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। और ये सिर्फ इंसानों के लिए ही खतरनाक नहीं है, बल्कि गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे जानवरों के लिए भी उतना ही जानलेवा है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये वायरस एक बार शरीर में घुस जाए तो करता क्या है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि आखिर ये इतना खतरनाक क्यों है। देखिए, वायरस का हमला एक सोची समझी चाल जैसा होता है। इन्फेक्शन के बाद ये 2 से 21 दिनों तक शरीर में एकदम चुपचाप अपनी संख्या बढ़ाता रहता है और फिर अचानक से फ्लू जैसे लक्षणों के साथ हमला कर देता है। इसके बाद ये पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को निशाना बनाता है, जिससे बहुत भयानक उल्टी और दस्त होते हैं। और फिर करीब आधे मामलों में सबसे डरावना दौर शुरू होता है, ब्लीडिंग का। आखिर में 6 से 16 दिनों के अंदर या तो मल्टी ऑर्गन फेलियर से शरीर हार मान लेता है या फिर एक बहुत ही मुश्किल और लंबी रिकवरी शुरू होती है। 25 से 90%, ये नंबर ये इबोला की पहचान है। ये है इसकी केस फैटेलिटी रेट यानी मृत्यु दर। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर 100 लोग इस वायरस की चपेट में आएं तो उनमें से 25 से लेकर 90 लोगों तक की मौत हो सकती है। किसी भी मॉडर्न बीमारी के लिए ये एक सच में बहुत ही डरावना आंकड़ा है। तो अगला सवाल ये है कि इतना जानलेवा वायरस आखिर फैलता कैसे है? ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता कैसे है? वैज्ञानिकों का मानना है कि कुदरत में इबोला का जो असली घर है वो है फ्रूट बैट्स यानी फल खाने वाले चमगादड़। कमाल की बात यह है कि ये चमगादड़ खुद बीमार नहीं होते, लेकिन वायरस को अपने अंदर पाले रखते हैं और फिर अनजाने में ही इसे दूसरे जानवरों और इंसानों तक पहुंचाने का जरिया बन जाते हैं। इबोला के फैलने की कहानी को हम 2 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहली होती है चिंगारी। ये चिंगारी तब लगती है जब वायरस किसी इन्फेक्टेड जानवर से इंसान में आता है, अक्सर बुशमीट यानी जंगली जानवरों के मांस के जरिए। लेकिन ये चिंगारी जंगल की आग तब बन जाती है जब वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलना शुरू होता है। और ये होता है किसी बीमार व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि खून, पसीना या उल्टी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। इसका सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को होता है जो बीमार की देखभाल कर रहे होते हैं, यानी परिवार के लोग और हेल्थ केयर वर्कर्स। ये दूषित सुइयों और सतहों से भी फैलता है। और एक बहुत ही संवेदनशील रास्ता है पारंपरिक अंतिम संस्कार की रस्में, जहां लोग प्यार और सम्मान दिखाने के लिए मृतक के शरीर को छूते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि इबोला से मौत के बाद भी शरीर उतना ही संक्रामक बना रहता है। तो हमने वायरस की क्रूरता को तो समझ लिया। अब बात करते हैं कि इंसानियत ने इस जानलेवा दुश्मन का सामना कैसे किया और इस लड़ाई से क्या सबक सीखे। इतिहास का सबसे बड़ा इबोला आउटब्रेक 2013 में पश्चिम अफ्रीका में शुरू हुआ था और ये पिछले प्रकोपों से बहुत अलग था,
क्यों? क्योंकि पहले इबोला दूर दराज के गांवों तक ही सीमित रहता था, पर इस बार ये घनी आबादी वाले शहरों के में पहुंच गया और इससे इसे रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। गिनी से शुरू होकर ये लाइबेरिया और सिएरा लियोन में जंगल की आग की तरह फैल गया और जल्द ही WHO को इसे एक इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित करना पड़ा। और ये है उस महामारी की मानवीय कीमत। इन आंकड़ों को सिर्फ पढ़ना ही मुश्किल है। 28,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हुए और 11,000 से ज्यादा परिवारों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। ये आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि इबोला सिर्फ एक वायरस नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। तो फिर ऐसे आउटब्रेक को रोका कैसे जाता है? इसके लिए कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ता है। मरीजों की जल्दी से पहचान करना, उनके संपर्क में आए हर एक इंसान को ढूंढना, जिसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं, बीमार लोगों को आइसोलेट करना और सुरक्षित तरीके से अंतिम संस्कार करवाना। लेकिन इन सबसे भी बढ़कर एक चीज है, कम्युनिटी एंगेजमेंट, मतलब लोगों का भरोसा जीतना। क्योंकि अगर जनता का सहयोग ना हो तो कोई भी हेल्थ मिशन कामयाब नहीं हो सकता। और इस अंधेरी लड़ाई में साइंस उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बनकर सामने आया। 2019 में पहली इबोला वैक्सीन को मंजूरी मिली और 2020 तक हमारे पास असरदार दवाइयां भी आ गईं। ये एक तरह से गेम चेंजर था। अब हमारे पास सिर्फ बचाव और रोकथाम के तरीके नहीं थे, बल्कि वायरस पर सीधा हमला करने के लिए हथियार भी थे। और इसने भविष्य के किसी भी प्रकोप से लड़ने की हमारी पूरी रणनीति ही बदल दी है। तो हमने क्या सीखा और आगे हमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? चलिए इस चर्चा के आखिरी हिस्से में इस पर एक नज़र डालते हैं। 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये बयान इबोला के खतरे को साफ साफ बताता है। ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है और इससे लड़ने के लिए हमें भी असाधारण रूप से तैयार रहना ही होगा। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या याद रखना है? पहली बात, इबोला एक बेहद जानलेवा वायरस है। दूसरी, ये जानवरों से आता है और सीधे कांटेक्ट से फैलता है। तीसरी बात, इसे रोकने के लिए एक मजबूत और संगठित पब्लिक हेल्थ एक्शन की जरूरत होती है। और चौथी और सबसे अहम बात यह है कि साइंस की वजह से अब हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, हमारी दुनिया आज पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड है। लोग, सामान, सब कुछ आसानी से बॉर्डर पार कर रहा है। जंगल कट रहे हैं जिससे इंसान और जंगली जानवरों का संपर्क बढ़ रहा है, और यही वो जानवर हैं जो अगली महामारी की वजह बन सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये नहीं है कि अगला आउटब्रेक होगा या नहीं, सवाल ये है कि जब वो होगा तो क्या हम उसके लिए सच में तैयार होंगे?